नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में क्या क्या रहता है? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, संधि, समास, कारक, बहुत सारे रहते हैं। तो आज हम किस विषय पर पढ़ेंगे? समास पे। आज हम पढ़ेंगे समास। बच्चों, समास पढ़ेंगे आज हम। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है, किसी भी शब्दों को हम जब ज्यादा शब्दों को छोटा करते हैं तो वो कहलाता है समास। जैसे रसोई के लिए घर, इसका अर्थ क्या हुआ? रसोई घर, है ना। राजा का महल, राजमहल। रसोई के लिए घर को रसोई इतना बड़ा ना बोल के हमने छोटा बोला, रसोई घर। राजा का महल ना बोल के क्या बोला? राजमहल। तो इस प्रकार क्या है, क्या कहलाएगा समास? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। किसे कहते हैं समास? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को, है ना। यानी जब शब्दों को छोटा करते उसकी जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। समस्त पद, हमने समास को पढ़ा क्या था? ये एक प्रक्रिया थी। अब समस्त पद, जैसे हमने पढ़ा, अभी हमने रसोई के लिए घर पढ़ा था, रसोई घर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे घोड़े पर सवार, तो हो गया घोड़सवार। हमने क्या करा? घोड़े पर सवार को छोटा कर दिया तो क्या आ गया? घुड़सवार। तो घुड़सवार क्या है? ये समस्त पद है। घुड़सवार क्या है? समस्त पद। अब है माखन चुराने वाला। अब इतना बड़ा है ये माखन चुराने वाला, इसकी जगह हम एक शब्द क्या लिख सकते हैं? माखन चोर। तो ये क्या कहलाता है? माखन चोर क्या कहलाता है? दोनों मिलके एक साथ हो गया तो ये समस्त पद कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें देखिए पद है, तो इसमें दो पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब है समास विग्रह। समास विग्रह हमने देखिए समस्त पद अभी एक किया, जैसे हमने रसोई घर पढ़ा, गंगा राजमहल पढ़ा, अब माखन चोर पढ़ा। अब हम क्या करेंगे? समस्त पद को अलग करने की क्रिया, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया रहती है, वो कहलाती है समास विग्रह। जो हमारा पूरा एक शब्द है उसको हम विग्रह अलग करेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी समास विग्रह। जैसे देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति को हमें विग्रह करिए तो क्या आ जाएगी? देश के लिए भक्ति, ठीक है। और विद्याधन, विद्याधन तो विद्या रूपी धन, हमने इसको विग्रह करा तो क्या आ गया? विद्या रूपी धन। तो जब हम किसी शब्द का अलग करते हैं हर एक शब्द को तो क्या कहलाता है? समास विग्रह। अभी हमने समास पढ़ा, समस्त पढ़ा, समास विग्रह पढ़ा। अब है समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुव्रीहि समास। पहला वाला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें हमारा प्रथम पद प्रधान रहता है, प्रथम पद प्रमुख रहता है। प्रथम पद प्रमुख रहता है, जैसे हमारा पहला है यथा शक्ति, तो इसमें जो यथा है ये प्रथम पद है और शक्ति द्वितीय पद है। तो प्रथम पद यथा शक्ति यानी हमारी शक्ति के अनुसार। मन माना यानी अपने मन के अनुसार, इसमें जो प्रथम पद रहेगा वो प्रमुख रहता है। अब अजीवन, इसमें आ क्या है? प्रथम पद है और जीवन द्वितीय पद है। तो प्रथम पद प्रमुख है यानी जीवन भर, यानी जिस शब्द में हमको सबसे पहले समस्त पद प्रथम पद प्रधान रहता है उसमें हमें अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर यानी सेकंड वाला जो शब्द रहता है वो प्रमुख होता है और उसके बीच जो विभक्ति रहती है विभक्ति का लोप हो जाता है तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, इसमें देखिए क्या विभक्ति है? ये हो। भोजनालय, भोजन के लिए आलय, तो इसमें ये क्या विभक्ति है? के लिए। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तो इसमें क्या विभक्ति है? प्रदत्त, द्वारा, ठीक है। इनका लोप हो जाएगा तो हमको तत्पुरुष समास मिलेंगे। विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है जो विभक्ति अपन पढ़ते हैं 8, उसमें से 6 इसमें है। पहला है कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लगती? को। तो इसमें पहला आएगा आपका वन गमन, तो वन को गमन या वन को
गया हुआ, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला। दूसरा हमारा इसमें करण तत्पुरुष, इसमें आगे कौन सी विभक्ति आती, से, जन्म रोगी उदाहरण, तो जन्म से रोगी, इसका विग्रह करने पर क्या आ रहा है, जन्म से रोगी। मन चाहा, मन से चाहा। तीसरा वाला आपका संप्रदान तत्पुरुष के लिए, जैसे डाक टिकट, तो किसके लिए अपन इसका विग्रह करेंगे, क्या जाएगा, डाक के लिए टिकट। माल गाड़ी, किसके लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो इसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो हमको कौन सा तत्पुरुष समास मिलेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा वाला है अपना अपादान तत्पुरुष यानी से। अपादान तत्पुरुष यानी से, यानी देखो करण में भी से आया था, अपादान में भी से आया। अपादान का से यानी किसी भी चीज से अलग होना, है ना, अलगाव कहलाता है। जैसे उदाहरण है बुद्धि से हीन यानी बुद्धि से कम, ठीक है। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। फिर अपना पांचवा वाला है संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के, की, री आता है। जैसे पवन पुत्र, पवन पुत्र तो आप लोग सभी जानते हैं किसको कहते हैं, हनुमान जी को। हनुमान जी पवन पुत्र, कौन है, हनुमान जी। तो पवन किसका नाम है, पवन का पुत्र। पवन कौन है, हनुमान जी के पिताजी, तो पवन का पुत्र कौन हो गया, हनुमान जी। तो इसमें का विभक्ति आई है, एक साथ क्या हो गया मिलके, वो पवन पुत्र। फिर है गंगा जल, गंगा का जल, इसमें कौन सी विभक्ति आई है, का। फिर दीना नाथ, तो दीनों के नाथ, इसमें क्या संबंध जुड़ता है, संबंध तत्पुरुष में संबंध जुड़ता है, और जब इसमें विभक्ति का लोप हो जाता तो वो संबंध तत्पुरुष समास हो जाता। छठवां वाला है अधिकरण तत्पुरुष, में पर, क्या है इसमें, में पर। जैसे स्कूटर सवार, इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा, स्कूटर पर सवार। और जल मग्न यानी जल में मग्न, जल में मग्न का क्या, मग्न यानी डूबा हुआ, जल में डूबा हुआ। तीसरा है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, किसी वस्तुओं का समूहों का बोध होता है, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा यानी चार रास्तों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का, ये चवन्नी जानते हैं आप लोग क्या है, चवन्नी क्या, ये पहले खूब चलती थी, 25 पैसे इसको चवन्नी बोली जाती थी, ठीक है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक रहता है। है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या प्रमुखता रहती है, और इसको जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें अथवा, या, एवं और साथ में जुड़ जाता है। वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। लाभ हानि, लाभ या हानि, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, दिन रात, राधा कृष्ण, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो ये जो जिनमें दोनों पद प्रधान रहता है वो क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय नाम सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्म को धारण करने वाला। तो इसमें क्या होता है, दोनों पद में क्या आपस में क्या रहता है, इनका संबंध, एक विशेषण रहता है, एक विशेष रहता है, या उपमेय और उपमान का संबंध रहता है। इसमें विशेषण और विशेष का संबंध रहता है। पहला पद इसका विशेषण रहता है, ठीक है, पहला पद क्या रहता है, विशेषण, और द्वितीय पद इसका विशेष रहता है। जैसे नील कमल, नील कमल में नीला जो है पहला पद नीला, तो ये विशेषण है। कमल, कमल की क्या विशेषता है कि वो नीला है। इसी प्रकार मृग नयन, तो नयन किसके समान है, मृग के समान, तो इसमें विशेषता क्या है कि नयन की, कि मृग के समान है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, इसमें भी धन कैसा है, विद्या के समान है, ठीक है। चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख, तो जिसमें हमको विशेषण और विशेष का संबंध रहता है, जिन शब्दों में वो वाले समास को क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे शब्द की ओर ही संकेत किया जाता है। देखिए अपन जैसे एकदम से बोलेंगे गजानन, तो आप लोग गजानन सुन के ही क्या सोचेंगे, गणेश जी की याद आएगी आपको, गजानन यानी गणेश, तो जिनका
गज के समान आनन है। आनन यानी क्या होता है? मुख। जिनका मुख गज के समान है तो वो कहलाएंगे गजानन। इसमें देखिए हमने गजानन बोला, पर इसका आपने को क्या समझ में आया? गणेश ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुव्रीहि समास में जो पद रहता है उससे किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत होता है। जैसे दशानन, दशानन से सभी समझ जाएंगे कि रावण को बोला जाता है। 10 हैं, इसका विग्रह करेंगे, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। फिर पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी, ठीक है, या कृष्ण जी। कृष्ण जी भी बोल सकते हैं, विष्णु जी भी आ सकता है, इसमें दोनों आ सकता है। उसके बाद लंबोदर, लंबोदर कौन है? फिर गणेश जी। चक्रपाणी, जो चक्र को धारण करते, पानी यानी हाथ में धारण करते, वो विष्णु जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव जी। आप लोग बोलेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक से दिखते हैं, तो इसमें अंतर रहता है। कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? कर्मधारय में देखिए एक विशेषण और विशेष का संबंध रहता है। जैसे नील कंठ यानी कंठ नीला, ये कर्मधारय हो गया कि कंठ कैसा है? नीला है। पर बहुव्रीहि समास में वही क्या रहता है, इसमें आपस में विशेषण विशेष का संबंध नहीं रहता, इसमें किसी तीसरे शब्द की ओर ही संकेत होता है। नीलकंठ, जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो बच्चों अभी आपको ये समास समझ में आ गया। समास हमने बताया कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, ठीक है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो अब आपको ये कुछ होमवर्क दिए हैं, इसमें आपको इसका विग्रह करना है इन शब्दों का, और उसके कौन सा समास है वो लिखना है। जैसे सप्ताह, नीलकमल, हरिदर्शन, विषधर, प्राणप्रिय, साफ साफ, छोटा बड़ा, इनका विग्रह कीजिए और आप इनके कौन सा समास है वो लिखिए। धन्यवाद।